Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is अपर GIT past SEQs. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया इज़ अ डिफिकल्टी इन स्वाल्विंग, जबकि पेन ऑन स्वाल्विंग दिस इज कॉल्ड ओटाइनोफेजिया। तो जब भी आपसे डिस्फेजिया के क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने सबसे पहले देखना है कि डिस्फेजिया ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया है या इसोफेजियल डिस्फेजिया है। ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया के अंदर क्या होगा, स्वाल्विंग इनिशिएट ही नहीं हो पाएगी, जबकि इसोफेजियल डिस्फेजिया के अंदर स्वाल्विंग इनिशिएट हो जाएगी लेकिन फूड चिपक जाएगी फूड किनाल के साथ। तो ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया के आगे दो काज होते हैं, न्यूरोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल काजेस। न्यूरोलॉजिकल काजेस के अंदर आपके माइस्थीनिया ग्रेविस आ जाएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और स्ट्रोक आ जाएगा, निमोनिक इज MMS। माइस्थीनिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और स्ट्रोक है। स्ट्रक्चरल काजेस के अंदर आपके ओरोफेरेंजियल कैंसर, ज़ेनकर डायवर्टिकुलम और इसोफेजियल वेब है। इसोफेजियल वेब आपको किस में देखने को मिलता है, प्लमर विंसन सिंड्रोम में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसोफेजियल वेब और ग्लोसाइटिस है। इसके बाद है इसोफेजियल डिस्फेजिया। इसोफेजियल डिस्फेजिया के दो काज होते हैं, मोटिलिटी डिसऑर्डर, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर। जो मोटिलिटी डिसऑर्डर होते हैं इसमें डिस्फेजिया सॉलिड्स के लिए ज़्यादा होता है, सॉरी मोटिलिटी में डिस्फेजिया लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होता है, जबकि स्ट्रक्चरल में जो डिस्फेजिया होता है वो सॉलिड्स के लिए ज़्यादा होता है। मोटिलिटी डिसऑर्डर में एक्लेजिया, जिसमें आपको बर्ड बीक साइन देखने को मिलता होता है या पेंसिल टिप अपीयरेंस देखने को मिलती होती है, ओके, या रेड टेल अपीयरेंस देखने को मिलती है। नंबर 2 डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म, इसमें आपको कोरस स्क्रू इसोफेगस या रोजरी बीड्स या सूडो डायवर्टिकुलोसिस देखने को मिलता है। और रिफ्लक्स रिलेटेड डिसमोटिलिटी, स्ट्रक्चरल के अंदर आपकी पैप्टिक स्ट्रक्चर आ जाएगा, फॉरेन बॉडी है, इसोफेजियल कैंसर है, स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ आ जाती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाते हैं। अब जो इन्वेस्टिगेशन है, ओके, वो हम इंडिविजुअल डिजीज़ की हम देख लेंगे बाद में। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर आपने एक्लेजिया को करना है तो एक्लेजिया में आप एक्सरे चेस्ट कराओगे जिसमें वाइडनिंग ऑफ मीडियस्टिना मिलेगा और गैस्ट्रिक बबल नहीं मिलेगा आपको, ओके। बेरियम स्वैलो कराओगे जिसमें बर्ड बीक अपीयरेंस या रेड टेल अपीयरेंस मिलती है या पेंसिल टिप साइन मिलता है। मैनोमेट्री कराओगे जिसमें आपको लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की टोन ज़्यादा देखने को मिलती है, हाइपरटेंसिव LES देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके अलावा अगर आप कैंसर की तरफ आ रहे हो, कैंसर के अंदर क्या होती है, कैंसर के अंदर आप क्या करते हो, अपर GI एंडोस्कोपी करते हैं। अपर GI एंडोस्कोपी बायोप्सी लेती है डायग्नोस करने के लिए, और स्टेजिंग के लिए आप एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं, पेट स्कैन करते हैं, क्लियर। और इसी तरह अगर आप जर्ड आ जाए, जर्ड में भी डिस्फेजिया देखने को मिलता है और डायनोफेजिया देखने को मिलता है। तो जर्ड के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो अपर GI एंडोस्कोपी होती है, और जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है वो 24 आवर pH मॉनिटरिंग है। इसके अलावा इंपीडेंस टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ओके। स्टार्ट करते हैं जर्ड वाला चैप्टर। तो जर्ड के अंदर क्या होता है, जर्ड में आपको रेट्रोस्टेनल बर्निंग पेन देखने को मिलता है, लाइक हार्ट बर्न होगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। पायरोसिस है, रिगर्जिटेशन होगी सेकंड नंबर पर, तीसरे पे एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। तो इसको बोलते हैं हम ट्राइड ऑफ जर्ड है। और जो एपिगैस्ट्रिक पेन या जो रिगर्जिटेशन होती है ये बेंडिंग से, स्ट्रेनिंग से और लाइंग डाउन से बढ़ जाती है, और वाटर ब्रैश, रिफ्लेक्स हाइपरसलाइवेशन देखने को मिलती होती है, क्लियर। इसके बाद जो जर्ड है, जर्ड के जो अल्टरनेटिव डायग्नोस है, यानी जो जर्ड है अगर सिग्निफिकेंट वेट लॉस है और जर्ड वाले पेशेंट में, तो आपने इसोफेजियल कैंसर सस्पेक्ट करना होता है। अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अगर कोई जर्ड का पेशेंट आया और उसकी एज अगर 50 साल से कम है, कोई वेट लॉस वगैरह की हिस्ट्री नहीं है, तो आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी है, आपने सीधा PPI लिख के दे देनी है। लेकिन अगर 50 साल से ऊपर का है, ओके, और इसको रेड फ्लैग सिम्टम्स लाइक डिस्फेजिया वगैरह हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो आपने इन्वेस्टिगेशन करानी है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप अपर GI एंडोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर 24 आवर pH मॉनिटरिंग आ जाएगा। इसके अलावा इंपीडेंस टेस्टिंग आ जाएगा, बेरियम इसोफेगोग्राम आ जाएगा और इसोफेजियल बायोप्सी आ जाएगा। ट्रीटमेंट को आपने 3 में डिवाइड करना है, ओके, वैसे 4 में डिवाइड किया हुआ, कंजर्वेटिव या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिकल, एंडोस्कोपिक और सर्जरी का। लाइफस्टाइल या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर आपने सब चीज़ों को कम करना है, सिर्फ एक चीज़ को आपने बढ़ाना है, वो है आपकी हेड या बेड एंड को एलिवेट करना होता है, हेड लेवल को आपने एलिवेट करना होता है। क्या चीज़ें कम करनी है, वजन को कम करना है, फैटी स्पाइसी फूड्स को आपने कम करना है, अल्कोहल या कॉफ़ी को आपने अवॉइड करना होता है, लेट नाइट मील्स को आपने अवॉइड करना होता है, स्मोकिंग सिजेशन करनी होती है, वेट लिफ्टिंग अवॉइड करनी है, बेंडिंग या स्टूपिंग वगैरह नहीं करनी होती, क्लियर। तो इन चीज़ों को आपने कम करना होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर एंटी एसिड आ जाएगी, एंटी एसिड के अंदर आपकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। PPI के अंदर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, लाइक आपकी ओमिप्राजोल, राबिप्राजोल, ओके, ओमिप्राजोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा H2 रिसेप्टर के अंदर फैमोटिडिन, राइनाटिडिन है। तो ये तो हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट। एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है या फोटोडायनेमिक थेरेपी आ जाती है। सर्जरी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्जरी है वो है लैप्रोस्कोपिक नीसन फंडोप्लिकेशन होती है, ये 360 होती है। लेकिन 360 करने की वजह से क्या होता है, ओके, 360 की वजह से गैस ब्लॉट सिंड्रोम हो जाता है, दैट इज वाई आपने फ्लॉपी नीसन फंडोप्लाइकेशन करनी होती है। जब 360 फंडोप्लाइकेशन है तो वो नीसन होती है, 270 इंटीरियर हो तो उसको बेल्सी मार कहते होते हैं। टॉपवर्ड पोस्टीरियर 180 का पोस्टीरियर होता है, जबकि 180 का इंटीरियर वो डोर वाला होता है, और वाटसन वाला 90 इंटीरियर फंडोप्लाइकेशन होती है। 90 वाली वाटसन है, 180 इंटीरियर वाली डोर है, 180 पोस्टीरियर वाली ट्रोपेट है, बेल्सी मार्क 270 और नीसन वाली 360 पे आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर। अब जर्ड की क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलती है, तो जर्ड की वजह से क्या होगा, इसोफेजाइटिस होगा, इसोफेजाइटिस की वजह से, ओके, इसोफेजाइटिस की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन आना
तो इन्फ्लेमेशन की वजह से अल्सरेशन या स्ट्रक्चर बनेगा, उससे बेरेट इसोफेगस होगा, फिर एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा। इसके अलावा वोल्वुलस और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को आपने याद रख लेना है। क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं जर्ड की इसोफिजियल और एक्स्ट्रा इसोफिजियल मैनिफेस्टेशन। तो जो इसोफिजियल मैनिफेस्टेशन होती है उसी ट्रायड को आपने याद रखना है। ट्रायड था आपका हार्ट बर्न, रिगर्जिटेशन था, ओके, नीडिल टनल बर्निंग पेन था, नंबर 2 रिगर्जिटेशन होती है फूड्स की, और नंबर 3 एपिगैस्ट्रिक पेन था, डिस्फेजिया, डायनोफेजिया, मैटोमिसिस देखने को मिल सकता है। एक्स्ट्रा इसोफेजियल के अंदर अगर एसिड आपकी एयरवे में चला जाएगा तो कफ वगैरह देखने को मिलती है, कफ, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, वीजिंग है, शॉर्ट थ्रोट है, ठीक है। इसके अलावा डेंटल और वायर निमोनिया देखने को मिल सकता होता है। अब जर्ड वाले पेशेंट में आपने एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी कब करनी होती है? नंबर 1 अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए, नंबर 2 कॉम्प्लिकेशन आ गई है। कॉम्प्लिकेशन क्या थी? अल्सर था, स्ट्रक्चर था, या बैरेट इसोफेगस था। मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया है, सिम्टम काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, या जर्ड के सिम्टम यंग एज में आना शुरू हो गया, परसिस्टेंट है। अब एक्लेजिया कार्डिया के अंदर क्लासिकल ट्रायड होता है, इसमें डिस्फेजिया सॉलिड्स और लिक्विड्स होने के लिए होता है, लेकिन डिस्फेजिया प्रोग्रेसिव होता है, ओके, ठीक है। लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होता है, वो प्रोग्रेसिव होता है, वेट लॉस होता है, इडियोपैथिक होता है, ट्राइपेनोसोमा कोरोजाई की वजह से देखने को मिलता है, लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस को इन्वॉल्व करता है। उसके अंदर क्या होता है? लोअर इसोफेगल जो आपके स्फिंक्टर है उसकी टोन बढ़ जाती होती है, क्लियर। इसके अलावा लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस में मोटिलिटी खत्म हो जाती होती है और आपको डिस्फेजिया देखने को मिलता होता है, क्लियर। तो इसमें आपको प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया देखने को मिलता होता है, रिगर्जिटेशन आपको देखने को मिलते हैं और वेट लॉस आपको देखने को मिलता होता है, ओके। ये एक्लेजिया के अंदर चीज़ें होती है। अब एक्लेजिया के अंदर आ जाती है, एक्लेजिया के अंदर जो आपने इन्वेस्टिगेशन करानी होती है, एक्सरे चेस्ट है जिसमें वाइडनिंग ऑफ मीडियस्टिनम और एब्सेंट गैस्ट्रिक बबल मिलेगा, अपर जी एंडोस्कोपी कर सकती है, बेरियम स्वेलो में रेड टेल या बर्ड बी अपीयरेंस या पेंसिल टिप साइन आपको देखने को मिलता होता है। जो बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन है जो आपने करानी है वो है मैनोमेट्री आ जाती है। मैनोमेट्री के अंदर क्या होगा? हाइपरटेंसिव एलईएस होगा। हाइपरटेंसिव का मतलब है 26 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा इसका प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर ये 180 से लेकर 200 हो तो वो नेट क्रैकर इसोफेगस होता है, जो कि मोस्ट कॉमन मोटिलिटी होता है, डिसऑर्डर होता है। नॉर्मल 8 से लेकर 25 होती है। इसके अलावा कोलिसिस्टोकाइनिन टेस्ट भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर मेडिकल, एंडोस्कोपी को सर्जिकल है। मेडिकल के अंदर आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या नाइट्रेट्स देना होता है रिलैक्सेशन के लिए। एंडोस्कोपी में क्या करेंगे? नंबर 1 न्यूमैटिक डायलेटेशन करेंगे लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की। नंबर 2 एंडोस्कोपिक इंजेक्शन ऑफ बोtulinum टॉक्सिन दे देंगे या पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी करेंगे। सर्जरी के अंदर लैप्रोस्कोपिक हैलर मायोटोमी करते हैं, ओके, ये मेन ट्रीटमेंट होती है। पार्शियल फंडोप्लाइकेशन कर सकते हैं टू प्रिवेंट द जर्ड, और इसोफेजेक्टमी कर सकते हैं। अब इसोफेजेक्टमी कब करनी है? जब इसोफेगस का साइज बढ़ जाएगा, मेगा इसोफेगस है या फेलियर ऑफ मोर देन 1 मायोटोमी है, ओके। व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्लेजिया? तो उसमें इसोफेजियल कैंसर और इसोफेजियल स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं डीडीज में एक्लेजिया, इसोफेजियल कैंसर और पेप्टिक स्ट्रक्चर, ये आपने इंडिकेट करना अगर किसी पेशेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर आपको डिस्फेजिया देखने को मिल रहा है, क्लियर, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए। तो इसोफेजियल परफोरेशन के अंदर आ जाती है। इसोफेगस की जो परफोरेशन होती है वो हाइड्रोजेनिक हो सकती है, स्पॉन्टेनियस हो सकती है या पैथोलॉजिकल हो सकती है, क्लियर। जो स्पॉन्टेनियस होती है इसमें बोरहाफ सिंड्रोम आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंटल के अंदर आपकी इसोफेगोस्कोपी आ जाती है, किसी को फॉरेन बॉडी हुआ तो अगर डैमेज होगा तो सर्वाइकल आपको सर्जिकल एम्फाइसीमा देखने को मिलेगा, हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, और इसके फर्स्ट 24 आवर गोल्डन पीरियड होता है। लेफ्ट लोअर इसोफेगस को ज़्यादा इन्वॉल्व करता होता है, और इसमें पेशेंट में रैचिंग होती है। रैचिंग का मतलब है पेशेंट वॉमिट तो करना चाह रहा है लेकिन वॉमिट नहीं करेगा। और अगर इसोफेगस की परफोरेशन सर्वाइकल पार्ट की है तो आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है, अगर एब्डोमिनल पार्ट की है तो आपने सर्जरी करनी है। सर्जरी की क्या इंडिकेशन होती है? अगर सेप्टिक लॉड ज़्यादा है, बोरहाफ सिंड्रोम हो गया, कंटेमिनेटेड मीडियस्टिनम है, प्लूरा ब्रीच हो चुका है, ओके, या क्रेपिटस हाइड्रोनीमोथोरैक्स है, तो इसमें आपने सर्जरी करनी होती है, क्लियर। तो इसोफेजियल परफोरेशन आपको बता दिया 3 टाइप की होती है, स्पॉन्टेनियस, पैथोलॉजिकल और इंस्ट्रूमेंटल होती है। इंस्ट्रूमेंटल ज़्यादा कॉमन आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर। अगर से सर्वाइकल इसोफेगस की जो परफोरेशन होती है उसको आपने कंजर्वेटिव मैनेज करना होता है। आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पूरी जीआईटी के आप एक ही मरतबा रट्टा मार लो। सबसे पहले आप पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करोगे, ओके। नंबर 2 आप क्या करोगे? हॉस्पिटलाइज के बाद रिससिटेट करोगे, आप आईवी लाने का कि आईवी फ्लूइड्स दोगे, ओके। इसके बाद एनजी पास कर दोगे ताकि आप ओके एनजी पास कर दोगे ताकि आप डिकम्प्रेस वगैरह कर सके। फिर आपने 3A देने होते हैं, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स और एंटीमेटिक्स आपने देने होते हैं। मेंटेन एंड मॉनिटर वाइटल्स आता है, और आपने आईओपी चार्ट को मेंटेन करना होता है। पूरी जीआईटी की कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बता दी आपको मैंने, क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं सर्जिकल रिपेयर आपने कब करना होता है। नंबर 1 अगर सेप्सिस है, सेप्टिक शॉक है, या प्लूरा ब्रीच हो गया है, मीडियस्टिनम कंटेमिनेटेड है, मीडियस्टिनाइटिस हो गया है, या पे प्लूरा ब्रीच हो चुका है, बोरहाफ सिंड्रोम है। बोरहाफ सिंड्रोम में सीवीएस होता है, सी से चेस्ट पेन, बी से वॉमिटिंग और एस से सबक्यूटेनियस एम्फिसीमा। इसके अलावा अगर कोई क्रेपिटस है, हाइड्रोनीमोथोरैक्स है या नीमोपेरिटोनियम है, इस केस में आपने क्या करना होता है? आपने इसोफेजियल परफोरेशन की सर्जिकल रिपेयर करना होता है। और अगर कहते हैं कि यहाँ पे डब्बा लिखा हुआ है कि अगर 4 से लेकर 6 घंटे में रिकॉग्नाइज हो गया तो आपने डायरेक्ट प्राइमरी रिपेयर करना है, लेकिन अगर 12 घंटे से ज़्यादा का है तो आपने टी ट्यूब डालनी है, फीडिंग जिजोनोस्टोमी करना और डिलिटरी रिकॉन्स्ट्रक्शन करना होता है।
ओके। तो फर्स्ट 4 से लेकर 6 घंटे में डायरेक्ट रिपेयर और उसके बाद फीडिंग जुजुनॉस्टमी और डिलेड रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके। और बोरहाफ सिंड्रोम में जो ट्राइड होता है उसको बोलते हैं मैकुलर स्ट्राइड होता है, जिसमें चेस्ट पेन, वॉमिटिंग और सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा था, अल्कोहल बिन चीटिंग ड्रिंकिंग की वजह से आपको देखने को मिलता है। ठीक हो गया। ओके। लॉन्गिट्यूडनल परफोरेशन होती है लेंथ वाइज। अब इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं, चेस्ट एक्सरे कराते हैं, वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट, दिस इज गैस्ट्रोग्राफिन। बेरियम क्यों नहीं देगा, क्योंकि बेरियम ना परफोरेशन वाले पार्ट से टिश्यू में चला जाएगा और डेपोजिट हो जाएगा। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रास्ट, सिटी स्कैन एंड गोल्ड स्टैंडर्ड और एंडोस्कोपी है। क्रॉसिव इंजरी के अंदर किसी ने कोई क्रॉसिव इंटेक किया होगा और एब्सोल्यूट डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। तो क्रॉसिव इंजरी जिसकी वजह से बिनाइन एसोफेजियल स्ट्रक्चर हो गया है। अब इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है वो स्किल्ड अर्ली एंडोस्कोपी होती है। ओके। स्किलफुल सर्जन चाहिए। इसमें एंडोस्कोपी में आपको टी पल्सन मिलेगा, ये ग्रेश ब्लैक स्कार आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले वो आपने रिससिटेट करना होता है, एयरवे को मेंटेन करना होता है, आईवी फ्लूइड्स दे दिया। मेन आ जाते हैं पीपीआई और H2 ब्लॉकर आपने दे दिया। क्लियर। ठीक है। फिर आपने ग्रेडिंग ऑफ इंजरी करनी है। आप इंजरी की ग्रेडिंग आप किससे कर सकते हैं, एक्सरे से कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या होती है, एंडोस्कोपी से होती है। फिर इसके बाद आपने क्या करना होता है, स्ट्रक्चर को ट्रीट करना होता है। अगर स्ट्रक्चर छोटा है तो आपने सीरियल एंडोस्कोपिक डायलेटेशन करनी है, याद करना है जो आपने क्लेजिया में की थी। और अगर बड़ा है तो आपने इसोफेजेक्टमी कर देनी है। और इसोफेजेक्टमी के बाद जो इसोफेगस वाला पार्ट है उसकी जगह पे आपने क्लोन या जूजिनम का पार्ट लगा देना है। क्लोन या जूजिनल क्राफ्ट आप लगा ले सकते हैं। बाकी फीडिंग के लिए फीडिंग जुजुनोस्टमी दे सकते हैं। इसके बाद कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस के अंदर आ जाते हैं। कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस के अंदर प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होता है। इनिशियली सॉलिड्स के लिए होता है, फिर वो लिक्विड्स के लिए भी प्रोग्रेस कर जाता है। डिस्फेजिया होता है, वेट लॉस होता है, रिगर्जिटेशन हो सकता है, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिल सकती होती है। मोस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ आफ्टर इसोफेजेक्टमी, इसोफेजेक्टमी के बाद मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, गर्ड आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसोफेगस नहीं होगा फिर कैसे गर्ड होगा। ओके। अच्छा, जो इसोफेगस का कैंसर होता है दो तरह का होता है, एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। जो एडिनोकार्सिनोमा होता है, रट्टा मार लेना, एडिनोकार्सिनोमा लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड की वजह से या बैरेट इसोफेगस की वजह से होता है। जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है मिडल वन थर्ड में होता है और ये इक्लेजिया कार्डिया की वजह से देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर लाइक हम कह सकते हैं कि कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस तो अपर जे एंडोस्कोपी विद बायोप्सी होती है, और इसमें अगर आप बेरियम वालों कराओगे तो एप्पल कॉल लीशन आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। इसके बाद जो स्टेजिंग के लिए जो इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है वो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होती है। इसके बाद ट्रीटमेंट के अंदर आती है। ट्रीटमेंट के अंदर आपकी सर्जिकल थेरेपी आता है और नॉन सर्जिकल या पिलिएटिव है। अगर डिजीज लोकलाइज है तो आपने सर्जरी करनी है, अगर एडवांस या मेटास्टेटिक है तो आपने पिलिएटिव सर्जरी करनी होती है। ओके। अगर कार्सिनोमा इन साइटू है तो एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन करनी है। अगर लोकलाइज इसोफेजियल कैंसर है तो इसोफेजेक्टमी करनी है। 3 इसोफेजेक्टमी रट्टा मारनी है। मैक्यून, आइवर लुइस और ओरिंगा ट्रांसहाइटल वाली करनी है। ओके। जो मैक्यून वाली होती है, जो 3 फेज वाली होती है, या अपर वन थर्ड में करते हैं। जो आइवर लुइस या लुइस टेनर वाली थी, मिडल वन थर्ड में करते हैं। 2 फेज ऑपरेशन होता है और लास्ट में जो मोस्ट कॉमन है वो ओरिंगा ट्रांसहाइटल होता है। अगर कोई पेलिएटिव कैंसर है तो आपने इंट्यूबेशन करना है, सोटार ट्यूब पास करनी होती है। इसके अलावा एंडोस्कोपिक मेथड्स है। एंडोस्कोपिक मेथड्स के अंदर कौन कौन से मेथड्स आ जाते हैं, एंडोस्कोपी में लेज़र या डायथर्मी वगैरह आ जाएगा, कीमो या रेडियो आ जाएगी। ओके, सही हो गया। एंडोस्कोपी में लेज़र या डायथर्मी या फिर आर्गोन लेज़र फोटोकागुलेशन वगैरह भी आ जाती होती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस में। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि ओके पेशेंट की मजीद असेसमेंट क्या करनी होती है। सबसे पहले आपने देखना होता है कि पेशेंट फिट है या नहीं। अगर पेशेंट अनफिट है तो आपने पिलिएटिव ट्रीटमेंट करना होता है। अगर पेशेंट सूटेबल है तो आपने हिमाटोजिनस डिजीज को रूल आउट करना है सिटी स्कैन से। और स्टेजिंग के लिए आप क्या कर यूज़ करते हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड प्लस लैप्रोस्कोपी करते हैं। बाकी ब्रोंकोस्कोपी लैप्रोस्कोपी भी कर सकते होते हैं। ओके। तो स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन और चॉइस रेडी हो गया कि हिमाटोजिनस रूट को सेपरेट रूल आउट करने के लिए सिटी स्कैन या पेट स्कैन करते हैं और लैप्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड करते होते हैं। क्लियर। ये तो ऑलमोस्ट सारा हो जाएगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे जो स्टोमक गैस्ट्रिक कैंसर होता है वो लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है। इसको बोलते हैं विचू नोड और इस साइन को बोलते हैं ट्राउजियर साइन। एक ट्राउजियर साइन भी होता है जो कि आपको कार्पोपेडल स्पाज्म में देखने को मिलता है ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया टेटेनीमिया। और एक ट्राउजियर सिंड्रोम होता है जो कि माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है ड्यू टू पेनक्रियाटिक कैंसर। तो 3 चीज़ें बता दी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हिस्ट्री में क्या क्या पूछेगा इसोफेगस के कैंसर के अंदर। ओके। तो आप पूछोगे सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्या था, डिस्फेजिया था। डिस्फेजिया और राइनोफेजिया था। इसके अलावा रिगर्जिटेशन, वॉमिटिंग, वेट लॉस, लिम्फेडिनोपैथी या डायफ्राम की पैरालिसिस है। ओके। अब यहाँ पर है ओके T2 N1 और M0 का क्या मतलब है, इन सारी स्टेजिंग को पढ़ लेते हैं। ओके। T2 का मतलब है T1 मस्कुलरिस प्रोप्रिया को इन्वॉल्व कर गया। ओके। T1 का क्या मतलब होता है, T1 मतलब लैमिना प्रोप्रिया और सबम्यूकोसा के अंदर है। लैमिना प्रोप्रिया और सबम्यूकोसा, मेनली सबम्यूकोसा के अंदर है। ओके। T2 मतलब मस्कुलरिस प्रोप्रिया है। N1 मतलब 1 से लेकर 3 लिम्फ नोड। M0 का मतलब नॉन डिस्टेंट मेटास्टेसिस है। तो इसकी स्टेजिंग क्या रहती है, T0 मतलब एसएससी नहीं कर सकते, TIS कार्सिनोमा इन साइटू, T1 सबम्यूकोसा, T2 मस्कुलरिस प्रोप्रिया, T3 बियॉन्ड द मस्कुलरिस प्रोप्रिया, T4 जो कि एडजेसेंट स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करना शुरू कर गया। लाइक T4A में प्लूरा पेरिकार्डियम डायफ्राम है PPD, और T4B में ट्रैकिया बोन एयोर्टा को इन्वॉल्व कर रहा है।
ओके। इसके बाद आ जाते हैं लिम्फ नोड्स के अंदर। तो लिम्फ नोड्स में जो N1 है वो 1 से लेकर 2 होते हैं, N2 3 से लेकर 6 होते हैं। यही सेम आपने कोलोरेक्टल कैंसर में भी पढ़नी है। और M1 का मतलब डिस्टेंट मेटास्टेसिस है। और मोस्ट कॉमन जो हिस्टोलॉजिकल टाइप होती है इसके एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा लोअर 1/3 में होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मिडल 1/3 में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद स्टोमक और ड्यूटीनम वाले चैप्टर पे आ जाते हैं। स्टोमक और ड्यूटीनम के अंदर क्या होगा? ओके, पहला है पेप्टिक अल्सर डिजीज। अच्छा, पेप्टिक अल्सर डिजीज का सिनेरियो ऐसे आता होता है कि एक पेशेंट है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस का है, काफ़ी अर्से से एनसेड ले रहा है, ठीक है। और अगर उसका पेन फूड से रिलेटेड है, लाइक फूड लेने से पेन ज़्यादा हो जाता है तो वो गैस्ट्रिक अल्सर है। फूड लेने के 2 से लेकर 3 घंटों बाद ज़्यादा होता है तो वो आपका आ जाएगा ओके डूडिनल अल्सर आ जाएगा। क्लियर, ये तो सिंपल पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की हिस्ट्री थी, ये मेडिसिन में आती है। लेकिन ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर का क्या सिनेरियो आता है अगर पेशेंट में हाइपोवोलेमिक शॉक और आपको अपर जीआई ब्लीड देखने को मिल रहा है। अपर जीआई ब्लीड में हेमाटोमेसिस नॉर्मली ना आ जाते होती है। और हाइपोवोलेमिक शॉक में आपको पता है कि क्या होता है कि पल्स ज़्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा कोल्ड कूल एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। इन शॉर्ट, अगर अपर जीआई ब्लीडिंग और हेमाटोमेसिस दिया हो और हाइपोवोलेमिक शॉक दिया हो तो आपने जाना है ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर में। जो दूसरा वाला था आपका परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज, उसमें क्या होगा? उसमें भी एनसेट की हिस्ट्री होगी, लेकिन उसमें रट्टा मार लेना कि उसमें क्या होगा? सीवियर सेंट्रल एब्डोमिनल पेन जो कि पूरा जनरलाइज्ड हो जाएगा। उसमें पैरोटिनाइटिस वाले फीचर मिलेंगे। पैरोटिनाइटिस में क्या होता है कि ओके एब्डोमिनल मूवमेंट्स कम से कम हो जाती है, टेंडरनेस होती है, रीबाउंड टेंडरनेस होती है, गार्डिंग होती है, रिजिडिटी होती है, पेरिस्टालसिस कम हो जाती है, बॉबल साउंड की एब्सेंट हो जाती है। ओके, और इसके अलावा आपको जो चेस्ट एक्सरे कराओगे तो उसमें राइट डायफ्राम के नीचे हवा मिलेगी। तो ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को आपने परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को आपने ऐसे डायग्नोस करना होता है। मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। मैनेजमेंट इनिशियली तो आपकी क्या होती है? रिससिटेशन वाली होती है, सारी वही लिख देनी है जो आपको बताया था। मेन आ जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप लिख देनी है, आफ्टर क्रॉस मैचिंग है, ठीक है। फिर आपने मेडिकल थेरेपी स्टार्ट करनी है, PPI H2 ब्लॉकर या ट्राइनेक्सामिक एसिड दे सकते हैं। मेन आपने थेरापेटिक एंडोस्कोपी करनी होती है। थेरापेटिक एंडोस्कोपी में आप एड्रेलिन के इंजेक्शन देते हैं या कॉर्टर या क्लिपिंग करते हैं। ओके, ये डेफिनेटिव स्टेप होता है। इसके अलावा अगर रीब्लीडिंग हो रहा है तो ट्रांसकैथेटर एम्बोलाइजेशन है। एंजियोग्राफी विद ट्रांसकैथेटर एम्बोलाइजेशन ये रिसेंट मोडालिटी होती है। सर्जरी के अंदर क्या होगा? सर्जरी में आप डायरेक्ट कंप्रेशन करोगे ब्लीडिंग को रोकने के लिए। अगर से नहीं रोक रही तो ट्रंकल वेगोटमी और पैलोरोप्लास्टी यानी पैलोरस को रिपेयर करोगे, लेकिन इसकी वजह से डंपिंग सिंड्रोम हो जाएगा। डंपिंग सिंड्रोम में ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पेन, डायरिया देखने को मिलता है। और लास्ट में पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी विद रो एक्स एंड वाई रिकंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ आ जाती है। क्लियर, आगे चलते हैं। ओके, अच्छा, तो अपर जीआई ब्लीड कब करते हैं? जब लिगामेंट ऑफ टीथ से ऊपर जीआई ब्लीडिंग होता है उसको अपर जीआई ब्लीड कहते होते हैं। इंडिकेशन ऑफ सर्जरी, सर्जरी कब करते होते हैं? नंबर 1, अगर मेडिकल थेरेपी के बावजूद भी अगर पेशेंट क्या कर रहा हो ओके ब्लीड कर रहा हो। सर्जरी में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डायरेक्ट कंप्रेशन था, ट्रंकल वेगोटमी प्लस पायलोरोप्लास्टी था और पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी विद रो एक्स एंड वाई रिकंस्ट्रक्शन था, जिसको गैस्ट्रोजिनोस्टमी कहते हैं। नंबर 1 मेडिकल थेरेपी फेल हो गया है। नंबर 2 रीब्लीडिंग हो रही है। नंबर 3 विजिबल वेसल अल्सर के बेस में जो कि ब्लीड कर रही है, पेशेंट अल्डरली और अनफिट है। ओके, नंबर 1 आगे पेशेंट में 6 यूनिट से ज़्यादा ब्लड लग चुका है और एंडोस्कोपी नहीं हो रही। इन शॉर्ट मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया, एंडोस्कोपी अवेलेबल नहीं है, रीब्लीडिंग हो रही है, वैसल पड़ी हुई है, तो इस केस पे आपने करना होता है। ओके, अब आपको पता है कि जो जीआई ब्लीड 2 तरह की होती है, अपर जीआई ब्लीड और लोअर जीआई ब्लीड। लोअर जीआई ब्लीड में हेमाटोचीजिया देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन काज की डायबिटिकुलोसिस और पायल्स आपको देखने को मिलती है। अपर जीआई ब्लीड की क्या क्या कॉजेज थे? पेप्टिक अल्सर डिजीज है, इसोफेजियल वायरसेस है, इरोसिव गैस्ट्राइटिस या इसोफेजाइटिस होता है, कैंसर हो जाएगा इसोफेगस या गैस्ट्रिक कैंसर का, या फिर इसोफेगस या गैस्ट्रिक कैंसर और मेलोरी वीज सिंड्रोम आ जाएगा। इसके बाद परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज़ पे आ जाते हैं। परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अंदर रट्टा मार लेना कि इसमें क्या आएगा? इसमें आपको पीरियोडिक एपिगैस्ट्रिक पेन होगा जो कि बैक या थोरैक्स पे रेडिएट कर सकता है, टेंडर एब्डोमेन होता है, गार्डिंग रिजिडिटी, रिबाउंड टेंडरनेस होती है, एब्सेंट बाउल साउंड होती है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज एक्सरे चेस्ट प्लेन व्यू, इरेक्ट व्यू में। ओके, रट्टा मार लेना एक्सरे चेस्ट हम एक सुपाइन पोजीशन में भी लेंगे, वो एब्डोमिनल एक्सरे होता है, वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए होता है। जो इरेक्ट प्लेन एक्सरे होता है ये गैस अंडर द डायफ्राम को देखने के लिए। बाकी एक्यूरेट होता है सीटी स्कैन, बाकी एंडोस्कोपी कर सकते हैं, माइनस लेवल करा सकते होते हैं। मेन मैनेजमेंट क्या, आपने रिससिटेशन करनी है आईवी फ्लूइड से, एंटीबायोटिक दे दिया आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और फिर आपने लेप्रोटमी किया। लेप्रोटमी में आपने क्या एस्पायरेशन किया पेरिटोनियल कैविटी को, अब नॉर्मल सलाइन से आपने वाश किया पेरिटोनियल कैविटी को। अगर सिंपल परफोरेशन था तो आपने मॉडिफाइड ग्राम्स रिपेयर किया जो कि मेंटल पैच से करते हैं। अगर मैसिव है तो पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी विद रो एक्स एंड वाई गैस्ट्रो जो जिनोस्टमी वगैरह कर सकते होते हैं। ओके, ठीक है, लेप्रोटमी उसके फॉलोड बाय क्लोजर ऑफ परफोरेशन। ओके, बाकी तो आपको इन्वेस्टिगेशन आपको ऑलरेडी आ गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ एनसेड 8, एनसेड से क्या होता है? एनसेड से पेप्टिक अल्सर डिजीज कैसे एसोसिएटेड है? एनसेड लेते हैं, एनसेड की वजह से कोक्स एंजाइम इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो साइटोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन है वो कम हो जाती है, स्टोमक एसिड स्टोमक वाल से कॉन्टैक्ट करेगा, परफोरेशन आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब इन पेशेंट्स में आपने क्या यूज़ करने होते हैं? कोक्स 2 इनहिबिटर यूज़ करनी है, लाइक सिलाकॉक्सिब है। ओके, ठीक हो गया।
हाँ, इसके अलावा अमाइलेज लेवल हम क्यों कराते हैं? टू रूल आउट एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, ओके, क्योंकि उसमें भी आपको जो एब्डोमिनल पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, वो आपको बैक की तरफ रेडिएट करता हुआ देखने को मिलता होता है। क्लियर। और बट आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज, ब्लीडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन, रट्टा मार लेना, इसके अलावा मैलिग्नेंसी भी हो सकती है। मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होती है गैस्ट्रिक अल्सर में, जीपी से रट्टा मार लेना, ओके, जीपी क्या थे, गैस्ट्रिक अल्सर परफोरेट हो जाती है, डूडिनल से ब्लीड करती है, ओके, बीडी से या जीपी से रट्टा मार सकते हैं। ओवरऑल मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग होती है, डूडिनल में ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। इसके बाद लीवर वाले टॉपिक में आ जाते हैं। लीवर में माइबिक लीवर एब्सेस है, 3 तरह की एब्सेस होती है। माइबिक लीवर एब्सेस है, हाइड्रेटेड लीवर डिजीज है, उसके अलावा पायोजेनिक लीवर एब्सेस होती है। पायोजेनिक लीवर एब्सेस में आपको शार्कोट ट्रायड देखने को मिलता है। शार्कोट ट्रायड क्या था? शार्कोट ट्रायड तो आपको एक्यूट कोलिंजाइटिस में भी देखने को मिलता होता है। शार्कोट ट्रायड के साथ अगर कोई पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो लाइक डायबिटीज हो तो आपने पायोजेनिक लीवर एब्सेस बना देना है। और इसका मोस्ट कॉमन काज वन सेकेंड क्या है? ई कोलाई होता है। ओके, तो शार्कोट ट्रायड क्या था? शार्कोट ट्रायड के अंदर आपको राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन देखने को मिलता है, जॉन्डस देखने को मिलता है और फीवर देखने को मिलता होता है। क्लियर। तो यहाँ पे सिम्टम लिखे पायोजेनिक लीवर एब्सेस में क्या होगा? वो जो शार्कोट ट्रायड बताया था, इसमें फीवर होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा, जॉन्डस होगा, तो इसका मतलब है ईएलपी का लेवल ज़्यादा है। वही भी लीवर एब्सेस में भी एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिलता होता है। हेपेटोमेगाली, टेंडर हेपेटोमेगाली होती है, ओके, लेकिन इसमें पीटी का लेवल ज़्यादा होता है लीवर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। हाइड्रेटेड सिस्ट के रिलेटिवली एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन मैस सिम्टम होगा और इयोसिनोफिलिया देखने को मिलेगा। और इसमें आपको वाटर लिली साइन देखने को मिलता है चेस्ट रेडियोग्राफ में, मेनिस्कस साइन या क्रिसेंट साइन या वाटर लिली साइन है। जो कॉन्ट्रास्ट इनहांस सिटी स्कैन में रिंग लाइक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है। जो बेस्ट टेस्ट होता है वो सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन या लाइज आप कराते होती है। क्लियर। सीरोलॉजी सबसे बेस्ट होती है। अच्छा, बाकी जो कैनोकोकस ग्रेनुलोसस होता है, इसका जो बेस्ट या जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वो कौन सा होता है? वो डॉग टेप फॉर्म होता है। ओके, क्लियर, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है कि पेशेंट्स में क्या होगा? माइनर एब्डोमिनल ट्रॉमा होगा जिस और राइट अपर क्वाड्रेंट में पैच देखने को मिलेगा, डिस्कम्फर्ट आपको देखने को मिलेगा, एनीमिया वगैरह देखने को मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा। चेस्ट रेडियोग्राफ कराएगी, मेनिस्कस साइन देखने को मिलेगा या क्रिसेंट साइन देखने को मिलेगा या वाटर लिली साइन देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रास्ट इनहांस सीटी स्कैन में रिंग लाइक कैल्सिफिकेशन होती है। ओके, अल्ट्रासाउंड कराओगे और सीरोलॉजी कराओगे। सीरोलॉजी में वही कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एलाइज है। सर्जरी ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती है। मेन ट्रीटमेंट क्या होता है? सर्जरी होती है। सर्जरी के अंदर आपने सिस्ट को एक्साइज करना होता है, ओके, आफ्टर स्टीरिलाइजेशन विद 0.5 सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन या 2.7% सोडियम क्लोराइड है। मेडिकल के अंदर अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और पेरेंटल पॉमेट इस्तेमाल करते हैं। कंबाइंड ट्रीटमेंट के अंदर क्या है? अल्बेंडाजोल के साथ पेयर थेरेपी है। पेयर थेरेपी में परक्यूटेनियस पंक्चर, एस्पिरेशन, इंजेक्शन और स्कोलिसाइडल एजेंट जो कि 20% हाइपरटोनिक सलाइन होता है और अल्कोहल और लास्ट में रीएस्पिरेशन करते होते हैं। ओके, इसके बाद अमोइबिक लीवर एब्सेस है। अमोइबिक लीवर एब्सेस में राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में डिस्कम्फर्ट आपको देखने को मिलता होता है। डिसेंट्री 2 हफ्ते पहले थी, डैट मीन्स कि पहले ये कोलाइटिस वगैरह सीकम को इन्फ्लेम करा देता है और लार्ज टेंडर लीवर आपको देखने को मिलता है, लेकिन कोई जॉन्डस नहीं होता। ओके, यानी अमोइबिक लीवर एब्सेस में जॉन्डस नहीं होता। पायोजेनिक लीवर एब्सेस में जॉन्डस देखने को मिलता है। एंटोमाइबस टॉलिटिका की वजह से होता है। तो इसमें क्या होगा? अमोइबिक सिस्ट को इंजेस्ट करेगा, यानी सिस्ट को इंजेस्ट करेगा, ट्रोफोजॉइड बनेगा क्लोन के अंदर, फिर वो बोवल वाल में से पास करेंगे, फ्लास्क शेप अल्सर बना लेंगे क्लोन या सिकम के अंदर, स्पेसिफिकली सिकम के अंदर, फिर हेपेटोसाइट्स की नेक्रोसिस करवा देगी और वहाँ पर अमोइबिक लीवर एब्सेस करवा देंगे। इसके बाद वेरिसियल ब्लीडिंग है। वेरिसियल ब्लीडिंग हमने इसमें भी पढ़ना था, लाइक हम मेडिसिन में भी पढ़ना है। अब काजेस ऑफ अपर जीआई ब्लीडिंग तो आपको पता है, ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर डिसीज मोस्ट कॉमन होती है। इसके अलावा इसोफेजियल वायरसेस और एनसेट इंड्यूस गैस्ट्राइटिस, इसोफेजियल कैंसर या मिलोरी सिंड्रोम आ जाती है। ओके, ब्लड टेस्ट में कौन कौन से कराएंगे? सबसे पहले आप सीबीसी कराओगे, फिर आप क्लॉटिंग प्रोफाइल है जिसमें आपकी ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, पीटी या पीटीटी आ जाती है। सीरम एल्ब्यूमिन कराओगे, एलेक्टिस कराओगे, सारे लीवर वाले टेस्ट है। इमरजेंसी मैनेजमेंट के अंदर आईवी फ्लूइड्स दोगे ताकि आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाले को कम करें। मेडिसिन के अंदर आप टेलीप्रेसिन और ऑक्टियोटाइड दोगे जो कि पोर्टल प्रेशर को कम कर देगी, ब्लीडिंग को कम कर देगी। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स जो कि किसको कम करने के लिए करते हैं? एसपीपी के लिए। वो कौन सी होती है? ओके, नॉन फ्लोक्सासिन प्रोफाइलैक्सिस के लिए अगर हो गया तो आप सब ट्राइक्सोन या सिफोटाइसिन देते होते हैं। इमरजेंसी एंडोस्कोपी करने के लिए फिर वेरिसियल बैंड लाइगेशन है। ओके, ठीक है। और अगर रिकरेंस हो रही है, बार बार ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने क्या करना होता है? ओके, तो आपने बीटा ब्लॉकर देने होते हैं। इसके अलावा एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन है, इंजेक्शन सेक्लेरोथेरेपी है या ट्रांसट्यूबुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंटिंग आप कर सकते हैं, टिप्स वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद स्प्लीनेक्टमी वाला टॉपिक है। स्प्लीनेक्टमी की 2 इंडिकेशन रट्टा मार लेना, ट्रॉमा और आईटीपी। ओके, यानी ट्रॉमा है लाइक एक्सीडेंटल ट्रॉमा या ब्लंट ट्रॉमा होता है। ऑन्कोलॉजी के अंदर डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक के लिए इस्तेमाल होती है। हेमाटोलॉजिकल में आईटीपी है, हाइपरस्प्लेनिज्म और सफिलोसाइट्स और पोर्टल हाइपरटेंशन में वेरिसियल सर्जरी होती है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलती होती है? कॉम्प्लिकेशन लेफ्ट लोअर लोब की एटिलेक्टेसिस है, मोस्ट कॉमन होती है। ओके, प्लूरल फिगन या नमूनिया आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिलेगी आपको? ओके, लाइक हम कह सकते हैं कि आपको पेनक्रेटाइटिस देखने को मिल सकता है, सूडोसिस्ट है, पेनक्रियाटिक फिस्टुला या पेनक्रियास की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। थ्रोम्बोएम्बोलिक में डीवीटी या पोर्टल विन थ्रोम्बोसिस जो कि हर सर्जरी में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ओप्सी, अपॉर्चुनिस्टिक पोस्ट सप्लीनेक्टिव इन्फेक्शन। इसमें 3 ऑर्गेनिज्म को रट्टा मार लेना है। ओके, इसमें आपका निजेरिया मेनिंजाइटिस आ जाएगा, मेनिंजाकोकस है,
ओके, नीमोकोकस है, इसके अलावा कैच इन्फ्लुएंजा वगैरह आ जाएगा। बट अदर रिस्क फैक्टर फॉर ऑप्सी है, तो रिस्क फैक्टर ऑफ ऑप्सी क्या होती है, मेलिग्नेंसी है या हेमेटोलॉजिकल कंडीशंस है लाइक यंग एज है, ठीक है। अब सप्लीनेक्टमी ड्यू टू द ट्रॉमा, अगर ट्रॉमा की वजह से सप्लीनेक्टमी है तो आपने ऑप्शन नहीं करनी होती। ऑर्गेनिज्म हमारे वही होते हैं 3, ठीक है। इसके बाद हम हिपैटोबिलियरी सिस्टम पे आ जाते हैं। हिपैटोबिलियरी सिस्टम में आपने लाइक गाल ब्लैडर के 2 डिजीज़ पढ़नी है, जिसमें आपका कोलिलिथियासिस आ जाएगा और दूसरी तरफ आ जाएगा आपका कहने का मतलब है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस आ जाएगा। ये गॉल ब्लैडर की डिजीज़ है और इनमें इन्वेस्टिगेशन और चॉइस अल्ट्रासाउंड होती है। गॉल ब्लैडर का डिजीज़ है, कोलिलिथियासिस इसमें से बिलियरी कॉलिक होगा, कोलिसिस्टाइटिस में फीवर ल्यूकोसाइटोसिस होगा और कांस्टेंट पेन देखने को मिलेगा राइट अपोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। सीबीडी के 2 डिजीज़ होती है, कोलिडिकोलिथियासिस और कोलेंजाइटिस होता है। कोलिडिकोलिथियासिस सीबीडी स्टोन है और कोलेंजाइटिस इन्फ्लेमेशन होती है। इन दोनों के लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस ईआरसीपी होता है, लेकिन कोलिडिकोलिथियासिस में आपको राइट अपोकॉन्ड्रियम पेन और जॉन्डिस देखने को मिलता है। और जो कोलेंजाइटिस होता है इसमें शार्कोट ट्रायड होता है। शार्कोट ट्रायड में क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जॉन्डिस और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम या राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है। इसके साथ रिनोल पेंटाइड भी हो सकता है। जब हम क्या ऐड करते हैं, मेंटल स्टेटस या कन्फ्यूजन चेंजेस और हाइपोटेंशन शॉक वगैरह ऐड कर लेते हैं। ओके, अगर कोलिलिथियासिस या कोलिसिस्टाइटिस इसमें ट्रीटमेंट और चॉइस कोलिसिस्टेक्टमी और इन्वेस्टिगेशन और चॉइस अल्ट्रासाउंड थी और ईआरसीपी ये कोलिडोकोलिथियासिस और इसके अलावा कोलेंजाइटिस के लिए होती है। क्लियर। और बाकी जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है, रट्टा मार लेना, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या होती है, पहले हॉस्पिटलाइज किया, रिससिटेट किया, नील पर ओरल है, आईवी फ्लूइड्स दिया, ओके, वाइटस को मॉनिटर किया, मेंटेन किया, एंटीमेटिक्स एंटी ओके एनर्जेसिक्स और एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दिया आपने। ओके, ये सब चीज़ें जनरल कंजर्वेटिव में आती है। तो जो मेन होता है वो कोलिसिस्टेक्टमी होता है। ओके, बाकी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराओगे, पहले ब्लड एग्जामिनेशन है जिसमें सीबीसी, एलएफटी, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स वगैरह आ जाते हैं। इमेजिंग के अंदर आप एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराओगे, अल्ट्रासाउंड में मर्फी साइन भी कर सकते होते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरसीपी, ईआरसीपी, वैसे ईआरसीपी तो किसी काम की नहीं है। और हिपैटोबिलियरी माइनोडाइजेस्टिकेटेड स्कैन, हिडा स्कैन होता है, ओके, इन्फ्लेमेशन को देखने के लिए। ओके, अब गाल स्टोन की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। गाल स्टोन की वजह से आपको गाल ब्लैडर में जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पहले बिलियरी कॉलिक पेन होगा, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन करा देगा, फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करा देगा, फिर पस बन जाएगी जिसको हम पाइमा कहते हैं, और फिर वो म्यूकोसील बन जाएगा, या परफोरेशन गैंग्रीन हो सकती है, कैंसर हो सकता है। बाइल डक्ट में क्या करेगा, बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन करा देगा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, एक्यूट कोलेंजाइटिस हो जाएगा, या कॉमन या पेनक्रियाटिक डक्ट को बंद कर देगा तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस या कोलेंजियोकार्सिनोमा। और इंटेस्टाइन में क्या होगा, गालस्टोन आइलियस, गालस्टोन आइलियस में आपको रेगुलर स्ट्राइड देखने को मिलता है। रेगुलर स्ट्राइड में स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन थी, इसके अलावा आपको नीमोबिलिया आपको देखने को मिलता होता है। ओके, और स्टोन आपको राइट इलिक फोसा में देखने को मिलता होता है, ठीक है। अच्छा, बाकी जो एम्फीसीमेटस कोलिसिस्टाइटिस होता है, एरियन गाल ब्लैडर को बोलते हैं, एम्फीसीमेटस कोलिसिस्टाइटिस होता है। क्लियर। और ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है एम्फीसीमेटस, ओके, तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि एम्फीसीमेटस कोलिसिस्टाइटिस कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है। बाकी इसमें मर्फी साइन और बॉयस साइन आते हैं। बॉयस साइन में क्या होता है, हाइपरस्थीजिया होता है बिलो द स्कैपुला, जबकि वो मर्फी साइन क्या होता है, मर्फी साइन में क्या होता है कि अपने जो इंस्पायरेशन को अरेस्ट कर लेगा। ओके, इंस्पायरेटरी अरेस्ट है, वाइल्ड पाल्पेशन ऑफ राइट, ओके, कोस्टल मार्जिन। क्लियर, ऑलमोस्ट ही आ जाएगा। इसके बाद हम एम्पाइमा ऑफ गाल ब्लैडर है, एम्पाइमा में बिलियरी कोलिक होगा और 4 टी आएगी, टैकीकार्डिया, टॉक्सिसिटी, टेम्परेचर और टेंडर मास देखने को मिलेगा। और गाल ब्लैडर में पस भरी पड़ी होगी। सेम ट्रीटमेंट है इसकी कि पस को ड्रेन करना है, कोलिसिस्टोस्टमी कर सकते हो, बाकी डेफिनेटली में कोलिसिस्टेक्टमी होती है। ओके, अब हम आ जाती है कोलिसिस्टेक्टमी, ये सवाल इंपॉर्टेंट है कोलिसिस्टेक्टमी। ओके, बाकी हम आगे आ जाती है कोलिसिस्टेक्टमी के अंदर। ओके, हाँ, कोलिसिस्टेक्टमी में पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या करते हैं, पेरी ऑपरेटिव या प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ओके, पेरी ऑपरेटिव तो वैसे ड्यूरिंग द इमरजेंसी सर्जरी होती है। ओके, तो इसमें सीबीसी करा लोगे, सीबीसी, ओके, सीबीसी में एचबी वगैरह देख लोगे। ओके, नंबर 2 एलएफटीज करा लोगे, कोआगुलेशन प्रोफाइल है जिसमें ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटीटी आ जाएगा, चेस्ट एक्सरे और ईसीजी करा लेंगे, एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देंगे, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन, डीवीटी के प्रोफाइलेक्सिस कराएंगे, सबकुटेनियस हेपरिन या एंटी एम्बोलिक स्टॉकिंग और इन्फॉर्म कंसेंट्स है। अब कोलिसिस्टेक्टमी पे आ जाती है। कोलिसिस्टेक्टमी में 2 तरह की होती है, ओपन और लैप्रोस्कोपिक होती है। लैप्रोस्कोपिक बेस्ट होती है, इसमें सुपाइन पोजीशन बनाते हैं और एब्डोमिनल एक्सेस बनाते हैं। सबसे पहले नीमोपेरिटोनियम क्रिएट करेंगे क्लोज टेक्निक से, जिसको बोलते हैं हम वेरिस नीडल। ओके, बाकी हम ओपन टेक्निक से भी कर सकते हैं, जो कि मॉडिफाइड हैसन टेक्निक थी। अब इसमें 4 पोर्ट्स करते हैं। 10 मिलीमीटर का जो पोर्ट होता है वो अम्ब्लाइकस में होगा फॉर लैप्रोस्कोपिक कैमरा, और जो एक और 10 मिलीमीटर का पोर्ट होगा वो एपिगैस्ट्रियम में होगा। ओके, तो अम्ब्लाइकस में किया, फिर इससे ऊपर एपिगैस्ट्रियम में चले गए राइट हैंड के लिए। फिर 5 मिलीमीटर के पोर्ट्स आपने क्रिएट करने होते हैं। ओके, राइट सब कोस्टल बॉर्डर पर। अब ये लेफ्ट हैंड के लिए होने चाहिए और दूसरी तरफ ग्रास्प फॉरसेप्स के लिए होना चाहिए, ठीक है। और पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, राइट ट्रेंडिलनबर्ग पोजीशन होनी चाहिए। ओके, ट्रेंडिलनबर्ग के अंदर क्या होता है कि फुट एंड आप एलिवेटेड कर देते होते हैं। क्लियर। गाल ब्लैडर
आपको आपने एक्सपोज करना होता है, डाइसेक्शन करना होता है, क्योंकि सबसे पहले आपने फंडस और गॉल ब्लैडर को एक्सपोज किया, लीवर को से सेपरेट किया, डाइसेक्शन करनी है कैलो ट्रायंगल के अंदर। कैलो ट्रायंगल में सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी और सिस्टिक लिम्फ नोड्स आपको देखने को मिलती है। ओके, सिस्टिक डक्ट और आर्टरी को डिवाइड करना है, गॉल ब्लैडर को आपने कोर्टरी डाइसेक्शन से रिमूव करना है और आपने अम्बिलिकल पोर्ट से निकाल देना होता है कैमरे वाले से। फिर आपने राइट हाइपोकॉन्ड्रिया को इरिगेट करना है, दूसरे पार्ट्स को निकाल देनी है, और CO2 को निकाल देना है, अम्बिलिकल फिशर को क्लोज करना होता है और स्किन को क्लोज करना है बाय सब क्यूटिकल एब्सॉर्बेबल स्यूचर, और लोकल एनेस्थेटिक डाल देना है ड्रेन के साथ। जो ओपन कॉलिसिस्टेक्टमी होता है ये इमरजेंसी में करती होती है। GA देते हैं राइट सब कोस्टल या कोचर इंसिजन देते हैं। ओके, जो कि 3 राइट सब कोस्टल मार्जिन के 3 सेंटीमीटर नीचे होता है, और ये मिड लाइन से लेकर लैटरली 9th कोस्टल कार्टिलेज से जाता होता है। तो मिड लाइन से लेकर लैटरली 9th कोस्टल कार्टिलेज में जाता होता है। तो इसमें पहले स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, फिर इंटीरियर रेक्टस शेड, इसको इंसाइज कर देंगे। फिर नीचे आता है रेक्टस एब्डोमिनस मसल, इसको हम ट्रांसवर्सली डिवाइड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ओके, फिर हम रिट्रैक्टर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम पैक्स अप्लाई करेंगे, हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ, ओके, हेपेटिक फ्लेक्चर राइट साइड पे देखने को मिलता होता है, स्प्लेनिक फ्रैक्चर लेफ्ट साइड पे होता है। डूडिनम और लेजर मोमेंटम पे आपने पैक्स लगा दिया। ओके, क्लोन डूडिनम और मोमेंटम के ऊपर COD से रट्टा मार सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना होता है, ओके, गॉल ब्लैडर को आपने एक्सपोज किया। गॉल ब्लैडर को एक्सपोज करने के बाद आपने आर्टरी या ड्यूअल फोर्सेस को आपने अप्लाई करना होता है। ओके, ठीक हो गया। और इन्फंडिबुलम ऑफ गॉल ब्लैडर, फिर पेरिटोनियम को आपने निकाला, फैट को आपने रिमूव किया, डाइसेक्ट किया, सिस्टिक डक्ट को लाइगेट किया, सिस्टिक आर्टरी को लाइगेट किया, फिर गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया। फिर आपने हीमोस्टेसिस मेंटेन करनी होती है। इसके बाद CBD के स्टोन है। CBD के स्टोन में क्या होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होगा, जॉन्डस होगा, कुर्वुजियला होगा। कुर्वुजियला का मतलब है कि अगर किसी पेशेंट में अगर, ओके, पेनलेस जॉन्डस है, पेशेंट ऑफ पेनलेस जॉन्डस और लार्ज पाल्पेबल गॉलब्लैडर है, तो जो लार्ज पाल्पेबल गॉलब्लैडर इट इज ड्यू टू अ मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोलेंजियोकार्सिनोमा या कैंसर ऑफ हेडोपेनक्रियास होगा, वो गॉल स्टोन नहीं हो सकता। तो ये तो एक कुर्वुजियला आ जाएगा। अल्ट्रासाउंड में आपको डायलेटेड CBD मिलेगी और अकोस्टिक पोस्टीरियर शैडो आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में CBC करा लोगे, ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा। ओके, अल्ट्रासाउंड कराओगे, इसमें आप CBD डायलेटेड होती है और अकोस्टिक शैडो मिलेगा। ERCP डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक होती है, MRCP भी कर सकते हैं। LFT में आपको बिलिरुबिन ज़्यादा मिलेगा, ALP GGT मिलेगा और लीवर बायोप्सी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर रिससिटेशन और बाद में आप एंडोस्कोपिक ERCP करोगे, एंडोस्कोपिक पेपिलोटमी करोगे, फिर स्फिंक्टरोटमी करोगे, फिर स्टोन को निकाल दोगे। इसके अलावा PTC और कोलिडोस्कोपी भी कर सकते हैं और कोलिडोकॉटमी प्लस इंसर्शन ऑफ T-ट्यूब ये भी कर सकते होते हैं। क्लियर। अब इसके बाद है T-ट्यूब कोलेंजियोग्राम। जो T-ट्यूब कोलेंजियोग्राम होता है ये आप 7 से लेकर 10th डे पोस्ट ऑपरेटिव पे करते हो। 7 से लेकर 10 दिन पे T-ट्यूब कोलेंजियोग्राम करते होते हैं। ठीक हो गया। ओके, अगर आपको कोई स्टोन मिल गया तो आपने 4 से लेकर 6 हफ्ते तक रखना होता है ताकि ट्रैक बन जाए। क्लियर। तो और अगर T-ट्यूब कोलेंजियोग्राम अगर नॉर्मल है तो आपने T-ट्यूब निकाल लेनी है। ठीक है। ओके, तो T-ट्यूब कोलेंजियोग्राम 7 से लेकर 10 डे पे करते हैं। बाकी एक्यूट कोलेंजाइटिस को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। उसके बाद पेनक्रियास वाले में चलते हैं। पेनक्रियास में क्या होगा, 2 ऑफ द 3 फॉलोइंग फीचर। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में आपको जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस वो आपको क्या होता है, गॉल स्टोन होता है अडल्ट में, बच्चों में ट्रॉमा होता है और क्रॉनिक अल्कोहल होता है। अब 2 ऑफ द 3 फॉलोइंग फीचर मिलने चाहिए। नंबर 1 एपिगैस्ट्रिक पेन मिलना चाहिए जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रहा होता है और रिलीफ बाय सिटिंग और बेंडिंग फॉरवर्ड। ठीक हो गया। इसके अलावा अमाइलेज और लाइपेज के लेवल ज़्यादा होना चाहिए। नंबर 3 रेडियोलॉजिकल कंफर्मेशन होनी चाहिए। नोजिया, वॉमिटिंग, रैचिंग हो सकती है, रिबाउंड टेंडरनेस, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ गॉल ब्लैडर या गॉल स्टोन वगैरह मिलेगा। ओके, अब एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में कहते हैं एंटीरियर फीडिंग प्रेफर करते हैं विद इन द 24 आवर, क्योंकि इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, सर्जरी की नीड भी कम हो जाती है। लेकिन अगर पेशेंट शॉक में है या सीवियर पेनक्रियाटाइटिस में है तब आपने TPN को प्रेफर करना होता है। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, इनिशियल मैनेजमेंट क्या होती है, IV फ्लूइड सिंगल एक्टेड देना होता है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी होती है। बाकी आपने वाइटल्स वगैरह को देखा है, NG डाली है। इसके बाद हम आ जाते हैं ओके स्पेसिफिक के अंदर। स्पेसिफिक केसेस के अंदर आपने एंटीबायोटिक देनी होती है। अगर कोलेंजाइटिस है, कंट्रास्ट CT स्कैन करना होता है ऑर्गन फ्लियर को एक्सेस को चेक करने के लिए। ERCP आपने करना है विद इन द 72 आवर्स। CT स्कैन भी आपने 72 आवर्स के अंदर करना होता है। और सपोर्टिव थेरेपी देनी है फॉर ऑर्गन फेलियर, फॉर एग्जांपल आइनोट्रॉप्स या वेंटिलेटर सपोर्ट्स ये आप दे सकते होते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में क्या होगा, पेनक्रियाटिक नेक्रोसेक्टमी कर देंगे, नेक्रोसिस पार्ट को निकाल देंगे और मजीद डिब्राइटमेंट के लिए या तो क्लोज कंटिन्यूस ड्रेनेज करेंगे या क्लोयर या रीलैप्रोटमी करेंगे और लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी कर देंगे। ओके, तो बाकी ब्लड एग्जामिनेशन में क्या कराएंगे, सीरम एंजाइम अमाइलेज का लेवल पहले बढ़ता है 24 घंटों में 4 गुना, लेकिन ये इनिशियल होता है, जबकि लाइपेस वाला ये 30 से लेकर 4 दिन में बनता होता है, बढ़ता होता है और वो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। बाकी कंट्रास्ट इनहांस CT स्कैन आफ्टर 72 आवर, ERCP कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं, ERCP कर सकते हैं, प्लेन रेडियोग्राफी कर सकते हैं, पेनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। अब इसके यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आ रहा है, वो है रेंसन क्राइटेरिया। रेंसन क्राइटेरिया में टोटल 11 चीज़ें होती है। 5 चीज़ें एट द टाइम ऑफ एडमिशन होती है और 6 चीज़ें विद इन द 48 आवर्स में देखने को मिलती है। अब एडमिशन के टाइम पर कौन कौन सी चीज़ें होती है, इसका निमोनिक होता है। ओके, इसका निमोनिक रट्टा मान लो लीगल है, लीगल। ओके, एल से क्या था, एल से आपका लाइक हम कह सकते हैं कि एल से ल्यूकोसाइटोसिस है। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है कि WBC 16 से ज़्यादा होना चाहिए। ई से क्या होगा, ई से आपका एंजाइम आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब एंजाइम का नाम क्या होता है, ओके EST होता है। क्लियर, ठीक हो गया।
जी से क्या होगा, ग्लूकोज, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा ए से एज आ जाएगा, एल से आपका LDH आ जाएगा। अब वैल्यूज रट्टा मार लेनी है, जो एज ऑफ 55 से ऊपर होनी चाहिए, WBC आपके ऊपर होने चाहिए, 16 से ज़्यादा होना चाहिए, और ब्लड ग्लूकोज, हाइपोग्लाइसीमिया, LDH 350 से ज़्यादा और EST 250 से ज़्यादा विद इन द 40 ईयर्स आर से, तो इसमें निमोनिक होता है बैश। ओके। बी से बेस डेफिसिट आ जाएगा। ओके। और बी से आपका बन आ जाएगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वगैरह आ जाएगा। इस ए से क्या आ जाएगा, ए से आपका आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन है, एस से आपका सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड और सीरम कैल्शियम आ जाएगा, एच से आपका हेमाटोक्रिट आ जाएगा। अब इसको इसकी वैल्यूज कैसे रट्टा मारनी है, इसकी वैल्यू रट्टा मारनी है। ओके। 2 4 5 6 8 10। ओके। ठीक है। अब 2 से क्या होगा, तो 2 वाली वैल्यू है ना, 2 मिलीमोल से कम होना था, वो सीरम कैल्शियम होता है। ओके। इसके बाद 4 है, 4 क्या होता है, बेस डेफिसिट 4 से ज़्यादा का होगा। ओके। 5 क्या होगा, 5 ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होगा, 5 मिलीग्राम से ज़्यादा की होगी। इसके बाद 6 से क्या होगा, 6 से आपका हम कह सकते हैं कि 6 लीटर से ज़्यादा फ्लूइड सर्कुलेशन हो जाएगी। 8 से क्या होगा, 8 किलो पास्कल का ऑक्सीजन सैचुरेशन। ओके। और इसके बाद हेमाटोक्रिट पे आ जाती है, हेमाटोक्रिट 10% है। अब मॉडिफाइड ग्लासगो स्कोर में रट्टा मार लेना, सीरम एल्ब्यूमिन ऐड किया बस, 3.3 से कम हो जाना। अब एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस इज मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। ओके। विद इन द 2 वीक्स होता है, और अगर आफ्टर 2 वीक्स है तो सेप्सिस आ जाता है। सिर्स के अंदर सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम में हार्ट 90 से ज़्यादा होता है। QR सोफा में जो रिस्पिरेटरी रेट है वो 22 से ज़्यादा आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। और अगर नेक्रोटाइजिंग पेंक्रियाटाइटिस है तो अपर GI ब्लीडिंग होगी, पैरासिस होगी स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से। क्लियर। अब कॉम्प्लिकेशन पढ़ लेते हैं पेंक्रियाटाइटिस की, कुछ लोकल होती है, कुछ सिस्टमिक होती है। लोकल में रट्टा मार लेना, इन्फ्लेमेशन है तो एक्यूट फ्लूइड कलेक्शन होगी, स्टीराल पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगी, फिर इन्फेक्टेड नेक्रोसिस हो जाएगी, एब्सेस बनेगी, सूडोसिस्ट है, पेनक्रियाटिक एसाइटिस, प्लूरल फियन है, स्प्लीनिक वेन या स्प्लीनिक आर्टरी का थ्रोम्बोसिस या एनेउरिज्म आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, जब भी रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग होगी लाइक पेनक्रियास में या एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ब्रूजिंग देखने को मिलेगी, काइमोसिस देखने को मिलेगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन मिलेगी। अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन फ्लैंक की तो उसको ग्रेट टनल साइन बोलते हैं, अगर पेरिम्ब्लाइकल की हो तो क्यूलिन बोलते हैं, और अगर इंग्वाइनल की हो तो उसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते होते हैं, इंग्वाइनल वाली को हम फोक साइन बोलते होते हैं। अब आ जाते हैं पेनक्रियाटिक सोडासिस्ट पर। पेनक्रियाटिक सोडासिस्ट में क्या होता है, स्मूथ नॉन मोबाइल मैस आपको देखने को मिलता है, एपिगेस्ट्रियम में देखने को मिलता होता है। क्लियर। और ये नॉर्मली क्रॉनिक के बाद होता है। अब चूंकि ये एपिगेस्ट्रियम वाले में स्टोमक के पीछे है, तो स्टोमक को कंप्रेस करेगी तो नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, लिस्टाइटी हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, CBD को कंप्रेस करेगी तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा। क्लियर। तो ये पेनक्रियाटिक सोडासिस्ट है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस वन सेकंड कंट्रास्ट इन CT स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करेंगे जिसमें आप सिस्ट को एस्पायर भी कर सकते हैं। अब इसमें ना माइलेज के लेवल ज़्यादा होगा, कार्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन और CA99। अब इसके लेवल भी देखते हैं, ट्यूमर को रूल आउट करने के लिए हम RCP कर सकते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर से कम है और 6 हफ्तों से कम किया तो आपको खुद ब खुद ठीक हो जाती है। और अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा किया और 6 हफ्तों से ज़्यादा किया तो आपने इंटरनल ड्रेनेज करनी है। हम इंटरनल ड्रेनेज कैसे कर सकते हैं, परक्यूटेनियस कर सकते हैं, परक्यूटेनियस गेस्ट्रोस्टमी या जो ओके ठीक है, सिस्टोगेस्ट्रोस्टमी कर सकते हैं, या एंडोस्कोपिक सिस्टोगेस्ट्रोस्टमी या डुडिनोस्टमी कर सकते हैं। सर्जरी के अंदर क्या होगा, ओपन सर्जिकल ड्रेनेज होगा, सिस्टोगेस्ट्रोस्टमी या सिस्टोडुडिनोस्टमी करेंगे, या रो एक्स एंड वाई सिस्टोजुजिनोस्टमी वगैरह करेंगे। ओके। क्लियर। और अगर इफ इन्फेक्शन इज सुपरसीडेड, अगर इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो आपने सिस्ट को आपने एक्सपायर करना है, ड्रेन नहीं करना। ओके। एक्सपायर करना है, आपने ड्रेन नहीं करना होता। ओके। सही हो गया। बाई CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNA कर से आपने करना होता है, और ग्राम स्टेनिंग करानी होती है। और अगर इन्फेक्शन मौजूद हो गया तो आपने फिर एक्सटर्नल ड्रेनेज करनी होती है। ओके। सर्जरी या परक्यूटेनियस से वन, अदरवाइज अगर सस्पेक्टेड है तो आपने इंस्पायरेशन करनी है कल्चर सेंसिटिविटी के लिए। अब पेनक्रियाटिक कैंसर में क्या होता है, पेनक्रियाटिक कैंसर में भी कोर्वोजिल अप्लाई होता है। ओके। गॉल ब्लैडर का साइज बड़ा होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने को मिलता है, डार्क यूरिन स्टीटोरिया, प्रोराइटस, इचिंग, कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होता है, ALP GGT का लेवल बढ़ जाता होता है। क्लियर। तो इसकी प्री ऑप प्रिपरेशन क्या होगी, पहले हमने प्री ऑप प्रिपरेशन किसकी पढ़ी थी, हमने कोलिसिस्टेक्टमी की पढ़ी थी। अब पेनक्रियास के लिए पढ़ी है। कोलिसिस्टेक्टमी में क्या पढ़ा था आपने, CBC कराया था। ओके। CBC कराया था, बायोकेमिकल टेस्ट कराए थे, LFT RFT, इसके अलावा आपने कोआगुलेशन प्रोफाइल कराया था, चेस्ट एक्सरे ECG वगैरह करा लोगे आप। क्लियर। अब इसमें क्या क्या कराओगे आप, IV फ्लूइड्स वगैरह दोगे, प्री ऑप प्रिपरेशन के अंदर वाइटामिन के एक इंजेक्शन दोगे कि ब्लीडिंग तो नहीं है, प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स दोगे। ओके। और प्री ऑप बिलियरी ड्रेनेज करेंगे, अगर कहने का मतलब है अगर बिलिरुबिन 15 से ज़्यादा का है। ओके। और कोआगुलेशन स्क्रीनिंग करोगे, कंसेंट लोगे। अगर जॉन्डिस है और पेशेंट का पिलिएटिव प्रोसीजर करना है तो आप सर्जिकल बिलियरी बाईपास कर सकते हैं, या ERCP कर सकते हैं, या PTC कर सकते हैं, बिलियरी बाईपास कर सकते होते हैं। ओके। ठीक है। रिकमेंडेड आपका कौन सा होता है, ERCP होता है। अब पेनक्रियाटिक कैंसर है, पेनक्रियाटिक कैंसर में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने को मिलता है, हेड ऑफ पेनक्रियास की इन्वॉल्वमेंट होती है। LFT कराओगे तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा है, ALP GT का लेवल भी ज़्यादा होता है। अल्ट्रासाउंड इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, कंट्रास्ट इन CT स्कैन इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है। टीमा मार्कर CA99 की सबसे बेस्ट होता है। ओके। ये बाद रट्टा मार लेना, CA99 गॉल ब्लैडर के कैंसर में भी देखने को मिलता होता है। क्लियर। ठीक है। और अगर CT स्कैन नेगेटिव हो तो कोलेंजियोकार्सिनोमा आपने सस्पेक्ट करना होता है। अब प्री ऑप प्रिपरेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपने IV फ्लूइड्स दिया, वाइटामिन के एक इंजेक्शन दे दिया। ओके। एंटीबायोटिक दिया, बिलियरी ड्रेनेज आपने करनी होती है। क्लियर। और कोआगुलेशन स्क्रीनिंग करनी होती है। सर्जरी के अंदर 2 तरह की सर्जरी है, पायलरस प्रिजर्विंग पेनक्रियाटोडुडिनेक्टमी जिसको लॉन्ग मैट ट्रावर्सो प्रोसीजर कहते हैं, दूसरा विपल सर्जरी होती है।
ओके। अब विपस में क्या क्या निकालते हैं, विपस में डिस्टल स्टोमक है, पूरा का पूरा डूडिनम निकाल दिया। ओके, और प्रोक्सिमल जुजिनम निकाल दिया, सीबीडी निकाल दिया। ओके, हेडोपेनक्रियास निकाल दिया। ओके, गॉल ब्लैडर निकाल दिया। बाकी रिस्टोरेशन कैसे करेंगे, बाकी सारे पार्ट्स को आप जुजिनम से जोड़ दोगे, पेनक्रियाटिक को जुजिनोस्टमी, हिपाटो जुजिनोस्टमी और गैस्ट्रो जुजिनोस्टमी कर दोगे। लॉन्ग बार ट्रावर्सो प्रोसीजर होता है, इसमें पायलोरस को प्रिजर्व करते होते हैं, पूरे के पूरे स्टोमक को बचाते हुए 2 सेंटीमीटर ऑफ डूडिनम को भी बचाते हैं। लेकिन इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, डिलेड गैस्ट्रिक एम्टाइम आपको देखने को मिलती है। जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है 5% होता है। ओके, लेकिन क्यूरेटिव रिसेक्शन से 15 से लेकर 20 हो जाता है, मतलब ये काफ़ी वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। पेलिएटिव के अंदर क्या, अगर आपने जॉन्डिस को रिलीव करना है तो आप सर्जिकल बाईपास करो या स्टेंट डालो ईआरसीपी से या पीटी से। पीटीसी मतलब परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी है। गैस्ट्रिक एम्टाइम को इंप्रूव करने के लिए गैस्ट्रोएंट्रोस्टमी या डूडिनल स्टेंट है। पेन रिलीव करने के लिए सिलिक प्लेक्सिस ब्लॉक होता है, सिलिक प्लेक्सिस ब्लॉक अल्कोहल से करते हैं। ओके, इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए एंजाइम्स वगैरह देंगे और डायबिटीज़ को ठीक करेंगे। एडजुवेंट के अंदर 5-फ्लोरोयूरेसिल एफजी देते हैं, 5-फ्लोरोयूरेसिल या जेमसिटाबिन या रेडियोथेरेपी देंगे। ओके, इसके बाद लास्ट है इसका अपर जीआई के अंदर, फिर हम लोअर जीआई पे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो पेरिटोनियम पे आ जाती है एक्यूट पेरोटिनाइटिस के अंदर। ओके, एक्यूट पेरोटिनाइटिस पे आ जाती है। एक्यूट पेरोटिनाइटिस में सडन एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है जो कि वर्स होता है, मूवमेंट्स, कफिंग और डीप रिस्पायरेशन से फीवर, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। यानी आपको पेरोटिनाइटिस के सारे फीचर देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली विसरल परफोरेशन की वजह से, सेकेंडरी पेरोटिनाइटिस की वजह से होती है। अब पेरोटिनाइटिस क्या होती है, या तो जीआईटी परफोरेशन की वजह से, टाइफाइड परफोरेशन की वजह से होती है जो कि सेकेंडरी पेरोटिनाइटिस होती है, और जो प्राइमरी वाली होती है वो इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है वो डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज एस्पायरेशन देखने को मिलती होती है। अब पॉजिटिव कब कहते हैं, जब डब्ल्यूबीसी 500 से ज़्यादा होते हैं, आरबीसी 1 लाख से ज़्यादा ऊपर देखने को मिलते हैं। बाकी ब्लड एग्जामिनेशन में सीबीसी, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट, सीरम माइलेज लेवल करा सकते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। बाकी चेस्ट एक्सरे कराई गई सब डायफ्रामेटिक गैस को देखने के लिए। सुपाइन एब्डोमिनल एक्सरे क्यों कराई गई, डायलेटेड गैस लूप्स को, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड करा लेके। ट्रीटमेंट के पहले तो रिसैसिटेशन करनी होती है। बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, लेप्रोटमी फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ कास या पेरिटोनियल लेवाज करना होता है, ड्रेनेज आपने करना होता है। क्लियर, सही हो गया। अब हम थोड़ा सा इसके एमसीक्यूज पॉइंट्स पे आ जाते हैं। ओके, तो डायग्नोस्टिक और पेरिटोनियल ऑर्गन इंजरी। ओके, अगर डीप डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज का पॉजिटिव होगा 1 लाख से ज़्यादा डब्ल्यूबीसी आरबीसी देखने को मिलेगा। डब्ल्यूबीसी 500 से ज़्यादा क्या होती है। ओके, एक ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा है, पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है और कोई ईयर लीक नहीं है चेस्ट ट्रेन पर, तो आपने क्या करनी है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी होती है। ओके, नॉन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेरोटिनाइटिस। ओके, नॉन जीआईटी पेरोटिनाइटिस का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, क्लैमिडिया होता है। ओके, और अगर जीआई पेरोटिनाइटिस है तो आपने बैक्टीरियाइड्स और इकोलाई को रट्टा मार लेना है। ओके, स्प्लीनेक्टमी की कौन सी इंडिकेशन नहीं होती, क्लैमिडिया नहीं, प्रोफारिया नहीं होता। कौन कौन सी इंडिकेशन थी स्प्लीनेक्टमी के लिए, ट्रॉमा थी, एक्सीडेंटल या ऑपरेटिव था, ऑन्कोलॉजी थी, लाइट डायग्नोस्टिक के लिए, हेमाटोलॉजिकल में आईटीपी या हाइपरसप्लिनिज्म या पोर्टल हाइपरटेंशन में करते हैं। ट्रॉमा और आईटीपी को रट्टा मार लेना। और कॉम्प्लिकेशन क्या थी स्प्लीनेक्टमी की, लेफ्ट लोअर लोबेटी लैक्टेसिस था। ओके, प्लूरल फियन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, डीवीटी, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या ऑप्सी आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर, ऑर्गेनिज्म नॉट इन्वॉल्विंग पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन। तो पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन के अंदर मोस्ट कौन सा ऑर्गेनिज्म नहीं होता, ये 3 ऑर्गेनिज्म कौन कौन से थे, मेनिंजाकोकस, निमोकोकस और एच इन्फ्लुएंजा वगैरह, और किन के लिए वैक्सीनेशन आपने लेनी होती है 3 से लेकर 4 हफ्ते के बाद। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एक्लेजिया, तो आपको ने क्या कराना होता है, मैनोमेट्री करानी होती है जिसमें 26 से ज़्यादा का होगा। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, बेरियम सॉल्व करा सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर मेडिकल थेरेपी के अंदर कैल्शियम या नाइट्रेट्स था। एंडोस्कोपी के अंदर आपका न्यूमेटिक डायलेटेशन ऑफ लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर था। एंडोस्कोपिक इंजेक्शन ऑफ बोtulinum टॉक्सिन या पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटॉमी था। सर्जरी में लैप्रोस्कोपिक हेलर मायोटॉमी करते हैं। ओके, इसके बाद अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर होता है वो सब म्यूकोसा तक जाता होता है। जो लेट गैस्ट्रिक कैंसर होता है वो कहाँ तक जाता होता है, वो मस्कुलरिस को इन्वॉल्व कर लेता होता है। ओके, ट्राइनेक्सामिक एसिड ये मोर्टेलिटी को कम कर देती है ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर के अंदर। ओके, और बाकी हमने मैनेजमेंट ऑलरेडी पढ़ी थी। ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर डिजीज में ट्राइनेक्सामिक एसिड देते हैं, थेरापेटिक एंडोस्कोपी करते हैं जहाँ पे क्लिपिंग करते हैं, कॉटरी करते हुए एड्रीनलिन के इंजेक्शन देते होती है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन एक्लेजिया, तो मैनोमेट्री होती है। ओके, फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एब्डोमेन, तो आपने आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं, एनजी ट्यूब देना होता है, सारी रिससिटेशन है। प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया विच इंक्रीजेज द रिस्क। ओके, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया बैरड इसोफेगस लिखा हुआ है, वैसे इसको लिंक नहीं बनता, लेकिन अगर गर्ड की वजह से डिस्फेजिया तो बैरड इसोफेगस होगा। ओके, बेस्ट टेस्ट फॉर पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर, पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर का जो बेस्ट टेस्ट होता है आपको मैलिग्नेंसी में देखने को मिलता है, एक्सरे कराते होते हैं। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, फॉलोड बाय फीवर एंड टेंडरनेस है। फीवर और टेंडरनेस, दैट मीन को टेंडर मैस बन गया तो अनपाइमा हो गया। गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर गॉल स्टोन, तो लैप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी होता है। क्लोरिडिया टाइप ए यानी ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस में देखने को मिलता है क्योंकि सेल्स डैमेज हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर फॉर गैस्ट्रिक कैंसर, तो वो गैस्ट्रिक एट्रोफी और एच पाइलोरिक इन्फेक्शन है। ब्लड ग्रुप ए भी होता है। कुरवजील ये कहता है कि अगर गॉल ब्लैडर पाल्पेबल है जॉन्डिस वाले पेशेंट में तो ये गॉल स्टोन की वजह से नहीं होता। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियास, तो पेनक्रियास के लिए कॉन्ट्रास्ट इन सिटी स्कैन था ना कि
ERCP, हाँ ERCP पेनक्रियाटिक डक्ट वाले के लिए कर सकते हैं, क्रॉनिक के अंदर कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर स्प्लीनेक्टमी तो स्प्लीनिक ट्रॉमा होता है। मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव हेमाटोमेसिस तो आपने रिससिटेशन फॉलोड बाय एंडोस्कोपी होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इसोफेजेक्टमी में तो गर्ड हो जाएगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इसोफेजियल परफोरेशन ड्यूरिंग एंडोस्कोपी तो वो फेरेंजो इसोफेगल जंक्शन आपको देखने को मिलता है, इसोफेगस का ये पार्ट डैमेज होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नॉट अ काज ऑफ कोलेंजियोकार्सिनोमा। कोलेंजियोकार्सिनोमा तो आपको ऑफिस थॉर्किस और क्लोनॉर्किस सिग्निफिकेंस की वजह से देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन फॉर इंट्राहेपेटिक बिलियरी डक्ट तो PTC आपको देखने को मिलती है इंट्राहेपेटिक के लिए। ओके, बाउंड्रीज ऑफ कैलेट ट्रायंगल तो सिस्टिक डक्ट होती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है और लीवर होता है। और टेस्ट फॉर इसोफेजियल स्ट्रक्चर तो आपने इसोफेजियल स्ट्रक्चर के लिए जो बेस्ट होता है वो वेरियम्स वाला भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो बेस्ट टेस्ट होता है वो आपका एंडोस्कोपी वगैरह होती है, उससे आप ठीक भी कर लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ लीवर ट्रॉमा रिजल्टिंग इन हीमाटोमा। ओके, अगर लीवर का ट्रॉमा हो गया और हीमाटोमा हो गया तो आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी होती है और पेन को रिलीव करना होता है। काज ऑफ पेरिटोनाइटिस इन यंग तो वही कोलाई बैक्टीरियोइड्स होते हैं। गर्ड में जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है 24 RPH मॉनिटरिंग होती है। बर्ड बीक साइन और एक्सरे तो वाइक्लेजिया में देखने को मिलता होता है। आउटोम्यून प्रोसेस, ओके, कोई आउटोम्यून प्रोसेस है और साथ पर्निशियस एनीमिया भी डेवलप हो गया, गैस्ट्रिक कैंसर है तो आउटोम्यून गैस्ट्राइटिस या टाइप ही होता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ जिस्ट तो स्टोमक में आपको देखने को मिलता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर है जिस्ट को बोलते हैं। क्लेयर्स में CD117 देखने को मिलता है। डॉग 1 भी आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, सार्कोमा होता है, हेमाटोजेनस स्प्रेड होता है, बायोप्सी नहीं लेनी होती, हेमाटिनिबिस के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, लीस्ट रिस्क ऑफ सेप्सिस आफ्टर स्प्लीनेक्टमी। ओके, ओप्सी किससे नहीं हो सकती, ट्रॉमा की बात नहीं होती। थ्रोम्बोसिस प्लस वीनस वेब है तो ये बोट कैरी सिंड्रोम में देखने को मिलते होते हैं। ओके, सही है। इसके बाद है कि पेनलेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, ग्लोबुलर मैस और प्रोराइटिस है तो कैंसर ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास है। साइन इलिसिटेड इन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस जिसमें पेशेंट अपनी ब्रेथ को अरेस्ट कर लेगा। ओके, वाइल पाल्पेशन ऑफ राइट सबकोस्टल या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम तो वो मर्फी साइन होता है। इसके अलावा बॉयज साइन भी एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में देखने को मिलता होता है। ओके, इसके बाद आगे आ जाते हैं पोर्सिलिन गॉलब्लैडर तो आपको पता है कैंसर में था, एम्फीसीमेटस कोलिसिस्टाइटिस तो उसमें देखने को मिलता है। ओके, लाइक हम कह सकते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में। एपिगैस्ट्रिक पेन आफ्टर ERCP तो आपने सीरम माइलेज कराना है, क्यों, क्योंकि ERCP की वजह से एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। बाकी आपको से एंजाइम करा सकते हैं आप, लाइपेज का लेवल करा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, MRCP है, ERCP करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ओके, नॉट अ पार्ट ऑफ रेंसन क्राइटेरिया। रेंसन क्राइटेरिया में सीरम पोटेशियम नहीं होता, बाकी चीज़ें वगैरह हो जाती है। मोनिक ने क्या बताया था, लीगल और बैश बताया था। इसके बाद मोस्ट कॉमन इंजरी ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी तो CBD की इंजरी आपको देखने को मिल सकती है। बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट ऑफ हेपेटाइटिस C विद 3 सेंटीमीटर नोड्यूल है। अगर 3 सेंटीमीटर नोड्यूल है तो आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन आपने करनी होती है। ओके ओके, अब लैप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी जब कर रहे हैं तो नीमोपेरिटोनियम को कैसे कंफर्म करेंगे, जब डबल क्लिक मिलेगा या रेजिस्टेंस फील होगी नीडल को तब आपने पहुंच जाना कि नीमोपेरिटोनियम हो गया। इसके बाद लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एनसेड है, सडन एब्डोमिनल पेन है, दैट मींस परफोरेटेड हो गया, डुodenal अल्सर है। रिस्क फैक्टर फॉर रेटिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस तो आपका बैनर इसोफेगस आपको देखने को मिलता होता है। ओके, लॉन्ग स्टैंडिंग गार्ड भी होता है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर लीवर एब्सेस तो अल्ट्रासाउंड होती है। बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर कोलिसिस्टाइटिस तो लैप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी या लैप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी की कॉम्प्लिकेशन को वाइड करना तो आपने फ्रंटल अप्रोच करनी होती है। क्रॉसलिप्स इनटेक किया तो आपने स्किल्ड एंडोस्कोपी करनी होती है। प्रोराइटिस और डीपली जॉन्डिस है तो कार्सिनोमा पेनक्रियास है। अपर एब्डोमेन की टेंडनस है और पेन शिफ्ट है बैक पर तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस आ जाएगा। क्लियर, ग्लोबुलर स्वेलिंग इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जो कि मूव करी है रेस्पिरेशन से तो म्यूकोसील होता है। टेंडर एब्डोमेन है लेकिन रेस्पिरेशन से मूव नहीं करी तो वो परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज है। प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया 71 वाले में तो इसोफेजियल कार्सिनोमा होता है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट फॉर 63 ईयर ओल्ड जिसमें डिस्फेजिया पहले ब्रेड के लिए फिर यानी सॉलिड्स के लिए हुआ फिर लिक्विड्स के लिए हुआ। वंस अगेन ये कैंसर की निशानियां होती है। ओके, तो ये क्या था, ये आपने अपर जी एंडोस्कोपी करनी होती है। वेट लॉस प्लस टेंडर काफ। ओके, वेट लॉस है और टेंडर काफ है, दैट मींस माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ है तो ये आपको पेनक्रियाटिक या गैस्ट्रिक कैंसर में देखने को मिलता होता है। ट्रोजियो सिंड्रोम बोलते हैं। ओके, पेशेंट ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस सडनली स्टॉप ब्रीथिंग तो मर्फी साइन होता है। अल्कोहल की वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा देखने को मिल सकता होता है। ट्रोमा टू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ओके, लीडिंग टू द शॉक। ओके, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में शॉक हो गया, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया तो स्प्लीनिक इन्फेक्शन है। बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर सफिरोसाइट्स इन ब्लड्स एंड पॉजिटिव कॉम टेस्ट। ओके, ठीक है, तो सफिरोसाइट्स के लिए हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है स्प्लीनेक्टमी वगैरह करते होते हैं। ओके, हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस के लिए ITP के लिए करते हैं, हाइपरस्प्लीनिज्म के लिए करते हैं। प्लूरल फियर और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में टेंडनस है आफ्टर अपेंडेक्टमी। ओके, तो क्या हो गया, सब फ्रेनिक एब्सेस हो गया। ओके, पेन रेडिएटिंग टू द टिप ऑफ शोल्डर एंड टेंडनस एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रियम तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस आ जाएगा। इंसिजन फॉर पेनक्रियाटिक कैंसर है तो आपने मिडलाइन इंसिजन देना होता है। हेमाटोमेसिस है, कॉर्स लीवर है। ओके, दैट मींस के कुछ सिरोसिस हो गई है। ELTS लेवल है, मतलब क्या है, इसोफेजियल वायरसेस है तो हमने एंडोस्कोपी बैंड लाइगेशन करनी होती है।
इसके अलावा ओके सक्लेरोथेरेपी भी कर सकते हैं। ओके इन्वेस्टिगेशन फॉर परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज तो एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट व्यू गैस अंडर द राइट डायफ्राम को देखने के लिए। ओके नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इन पोस्ट सप्लीनेक्टमी बाइल डक्ट इंजरी है तो ओके कोलिसिस्टेक्टमी के बाद बाइल डक्ट की इंजरी होगी तो टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम कराना होता है, 7 से लेकर 10 दिन तक पे वैसे करते होते हैं। मोस्ट कॉमन कैंसर इन अपर 1/3 ऑफ इसोफेगस, मिडिल 1/3 में ज़्यादा कैंसर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। गैस एंड गाल ब्लैडर निमोबिलिया तो कोलिसिस्टोएंटेरिक फिस्टुला की वजह से होता है, गास्ट्रोनालियस की वजह से होता है, रेगुलर स्ट्राइड होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक लेजिया तो हेलर्स मायोटॉमी आपने करनी होती है। रेस सीरम अमाइलेज लेवल एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री और सप्लीनेक्टमी है और अब ईयर एंट्री कम हो गई है लेफ्ट लोअर जोन में, तो ये सब ओके लेफ्ट लोअर जोन में गलत लिखा हुआ सब फ्रैनिक एब्सेस लेफ्ट लोअर जोन में, वैसे लेफ्ट लोअर जोन में सब फ्रैनिक एब्सेस ज़्यादा कॉमन होती है। अभी हमने एटीलेक्टिस पढ़ा था। ओके अच्छा अगर सक्सेशन सप्लाइज गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता है तो आपने क्या करना होता है, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी वगैरह करनी होती है। अच्छा लेफ्ट लो में एटीलेक्टेसिस हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली है सब फ्रैनिक एब्सेस तो नहीं है मेरे ख्याल से, वो है लेफ्ट लोअर लोब एटीलेक्टेसिस होती है। ओके मैनेजमेंट इन केस ऑफ डिले इन सप्लीनेक्टमी में तो निमोकोकल वैक्सीनेशन देनी है। मैनेजमेंट इन टाइप 2 हाइटल हर्निया तो आपने क्या करना होता है, ओके पार्शियल फंडोप्लाइकेशन देनी होती है। ओके लैप्रोस्कोपिक निसन फंडोप्लाइकेशन है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन के लिए तो मैनोमिलिट्री होती है। सिवियर एब्डोमिनल पेन विद टेंडर एब्डोमन है, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एंसर फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है। ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में तो स्प्लीन होती है। ट्रॉमा इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होता है और इसमें चांसेस सेप्सिस की कम होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर तो वही आरसीपी होता है। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन प्लस पाल्पेबल टेंडर मैस है। टेंडर मैस है डैट मीन्स कि वो अम्पाइमा है। डायबिटिक विद शार्को ट्राइड तो पाइलोजेनिक लीवर एब्सेस आ जाती है। 5 ईयर सर्वाइवल जो पेनक्रियाटिक कैंसर में होता है वो 1 से लेकर 2% होता है। पेन लेस वाले के अम्बिलिकल रीजन जो कि फ्रीली मूव करती है तो मेसेंटेरिक सिस्ट होती है, इसमें ट्राइड होता है, टिलियॉक्स ट्राइड होता है। पेन रिजिडिटी प्रेजेंट हो गया, वो रप्चर हो गया। क्लियर। इसके बाद रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर एनुलर पेनक्रियास है तो एनुलर पेनक्रियास के लिए वैसे एसोसिएटेड विद डूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन, वैसे एनुलर पेनक्रियास के लिए आप डूडिनल डूडिनोस्टमी करते होते हैं। ओके मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विद लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस रेटिनो कार्सिनोमा होता है। रिस्क फैक्टर बैराड इसोफेगस होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मिडल 2/3 ऑफ इसोफेगस की वजह से होता है। एक लेजी और स्मोकिंग की वजह से इन्वॉल्व करता है। ठीक हो गया तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा।